Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सप्लेन करना है टॉर्क स्लिप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मशीन विथ ऑल सुटेबल डायग्राम्स एंड नेसेसरी इक्वेशन। ठीक है, तो हमें एक इंडक्शन मशीन का टॉर्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा ये हमें ड्रॉ भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, यानी टॉर्क और स्लिप के बीच में एक ग्राफ बनाना है और उसमें देखना है कि जैसे जैसे हम स्लिप को वेरी कर रहे हैं वैसे वैसे टॉर्क में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो कैसे ये चेंज आता है इसके लिए हम चलिए अब आंसर में देखते हैं। तो टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ एन इंडक्शन मोटर शोज द वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद द स्लिप। ठीक है, वी हैव दिस इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू KS R2 E2 का स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये इक्वेशन आया कहाँ से। ठीक है, तो ये इक्वेशन आता है हमारा जब हम इंडक्शन मोटर का हम पैरामीटर्स को लेके सारा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एनर्जी बैलेंस करते हैं टॉर्क इनटू ओमेगा इक्वल्स टू पावर, फिर वहां से ये इक्वेशन आता है, डिराइव होता है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि इसमें डिराइव होने के बाद ये इक्वेशन है, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, टॉर्क इक्वल टू KS R2 E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 नॉट का स्क्वायर। इसमें K क्या है, एक कांस्टेंट है, S क्या है, स्लिप है, R2 क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस है, E2 नॉट क्या है, रोटर का EMF है। ठीक है, और X2 नॉट क्या है, रोटर का रिएक्टेंस है। जहां भी R2 X2 E2 हो यानी आप समझ जाना कि ये रोटर का पैरामीटर्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, तो हमारा मेन टास्क क्या है, हमें देखना है टॉर्क और स्लिप के बीच में ग्राफ बनाना है और देखना है कैसे कैसे वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कि अब जैसे कि R2 है, X2 है, E2 है और K है, ये सारे चीज कांस्टेंट है पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें वेरी हम क्या कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। सबसे पहला स्लिप होता क्या है, स्लिप का फॉर्मूला होता है जो सिंक्रोनस स्पीड माइनस द स्पीड एट विच जब जो मशीन काम कर रही है अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, यानी NS माइनस N अपॉन NS। ठीक है, अब स्लिप की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, अब चलते हैं कि अब एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं कि आखिर ये ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टॉर्क को y एक्सिस पे प्लॉट कर लिया, स्लिप को हमने x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, और स्लिप की वैल्यू हमने 0 से लेके 1 तक ले ली। ठीक है, अब इसमें ये जो रीजन है, ठीक है, वैसे इस पूरे ग्राफ के बस दो ही पार्ट हो सकते हैं, एक है स्टेबल रीजन, ये रहा स्टेबल रीजन, और ये है अनस्टेबल रीजन। ठीक है, ये है अनस्टेबल रीजन। लेकिन हम इसको फर्दर भी किसी किसी बुक्स में लिखा होता है कि आप इसको लो रीजन या फिर मीडियम रीजन, हाई स्लिप रीजन में भी आप इसको आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी, तो मान के चलिए कि लो स्लिप रीजन है। लो स्लिप रीजन का क्या मतलब हुआ कि जहां स्लिप की वैल्यू बहुत ही कम है, यानी 0.001, 0.002 इस टाइप से। ठीक है, तो जब सिंक्रोनस स्पीड होता है यानी उस समय S की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है, S का फॉर्मूला ही है NS माइनस N अपॉन NS। तो N यहाँ पे अगर जब NS हो जाएगा तो NS माइनस NS यानी 0, यानी स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, उस समय 0 हो जाएगा। देखिए जब हम 0 पुट करेंगे तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब when the speed is very near to synchronous speed, the slip is very low and S into X2 naught square is negligible in comparison with R2। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जब स्लिप जो है काफी लो हो यानी 0.0001 हो, ठीक है, उससे अगर मान चलिए X2 की वैल्यू अगर 10 भी हो फिर भी 0.001 ही आएगा। ठीक है, तो यानी काफी लो वैल्यू आए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि क्योंकि काफी कम वैल्यू आएगी, 0.0001 का स्क्वायर आप करेंगे तो और फर्दर 10 की पावर -6 या फिर 7 पहुंच जाएगी। ठीक है, जिसको आप इजिली आप इग्नोर कर सकते हैं।
तो इस क्वांटिटी को आपने इग्नोर कर दिया, तो बच क्या गया KS R2 E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, फिर R2 कट गया, ठीक है, फिर क्या बच गया KS E2 स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है। अब क्योंकि E2 भी हमारा कांस्टेंट है, इसको भी हमने इग्नोर कर दिया, K भी हमारा कांस्टेंट है, इसको भी इग्नोर कर दिया, R2 भी है, इसको भी इग्नोर कर दिया हमने, तो क्या बच गया कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, S के, यानी स्लिप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं लो स्लिप रीजन में। इस ग्राफ में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्लिप को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम स्लिप की एक्स साइड में ये वैल्यू बढ़ेगी स्लिप की, वैसे वैसे जो टॉर्क है उसकी वाई एक्सिस में वैल्यू बढ़ रही है, यानी एक लीनियर ग्राफ शो हो रहा है जब जब इसका लो स्लिप रीजन में है, ठीक है। अब आते हैं हम, लो स्लिप रीजन हो गया, ठीक है। अब है फ्रॉम द अबव रिलेशन वी कैन सी दैट द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, हेंस व्हेन द स्लिप इज स्मॉल द टॉर्क स्लिप कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आइडियली स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, लेकिन इसको हम स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन इतनी होती है, और जैसे जैसे स्लिप की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी वैसे वैसे इसमें थोड़ी सी नॉन लीनियरिटी आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप इस पार्ट में देख रहे हैं थोड़ी सी नॉन लीनियरिटी आ रही है इसमें, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसको फिर इस रीजन को, इस पूरे ग्राफ को हम मीडियम में भी डिवाइड कर सकते हैं, हाई स्लिप रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मीडियम स्लिप रीजन क्या होता है, एज अ स्लिप इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लोड, ठीक है। इस लाइन को एक बार फिर से आप देखें, पहले क्या होता है, पहले हम लोड को इंक्रीज करते हैं, लोड को इंक्रीज करते हैं, फिर क्या होता है उससे स्पीड, मोटर की जो स्पीड है वो कम होती है, और मोटर की स्पीड अगर कम हुई उससे क्या होता है कि स्लिप की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ns माइनस n का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ns तो हमेशा कांस्टेंट है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, और n क्या है, मोटर की स्पीड। अब n, अगर n की वैल्यू कम होती है यानी ns माइनस n जो है वो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो जब भी हम लोड को इंक्रीज करेंगे फिर क्या होगा, मोटर की स्पीड कम होगी, उससे क्या होगा कि स्लिप बढ़ेगी, ठीक है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो हम हमेशा लागू होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे कि ये sx2 नॉट स्क्वायर बिकम्स लार्ज, अब मान के चलिए कि इसकी s की वैल्यू आ गई 0.5 0.6, ठीक है, इंटू x2 का स्क्वायर बिकम्स, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी काफी लार्ज हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये टर्म यानी आपके इक्वेशन का ये टर्म R2 के कंपैरिजन में ज्यादा लार्ज वैल्यू शो करेगा, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, R2 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू जो इररिलेवेंट हो जाएगी इस केस में। हमने जब इग्नोर किया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी क्या, K3R2 अपॉन S इंटू x2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि टॉर्क जो है वो क्या है, स्लिप के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि एट द स्टैंडस्टिल कंडीशन क्या होता है कि टॉर्क है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होती है। स्टैंडस्टिल कंडीशन में क्या हुआ कि वो मोटर हमारा रुका हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हाई स्लिप रीजन पे। हाई स्लिप रीजन क्या, कौन सा पॉइंट होता है कि जो मैक्सिमम स्लिप वाला, यानी ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये सारा कॉमन है, ठीक है। ये मैक्सिमम टॉर्क को भी मोटर अटेन कर सकती है, ठीक है। तो जिस स्लिप पे ये कोई भी मोटर जो मैक्सिमम टॉर्क अचीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, SM से डिनोट किया इसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाई स्लिप में क्या होगा कि बियॉन्ड द मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट द वैल्यू ऑफ टॉर्क स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, टॉर्क की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे जाके डिक्रीज होने लग गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द मोटर स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स, ठीक है। उससे क्या रिजल्ट हुआ कि हमारा जो मोटर है वो धीरे धीरे रुक गया। और एट दिस स्टेज, अब देखो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि मोटर हमारा बर्न आउट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें लगे कि मोटर ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, उससे मोटर में हीटिंग हो जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक ओवरलोड प्रोटेक्शन लगाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जैसे ही वो ओवरलोड हुआ वैसे ही वो मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा ताकि उस मोटर को डैमेज होने से बचा ले, ठीक है। इसमें यही चीज लिखी हुई है कि बियॉन्ड द मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट द वैल्यू ऑफ टॉर्क स्टार्ट डिक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट द मोटर स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स। एट दिस स्टेज द ओवरलोड प्रोटेक्शन मस्ट immediately disconnect the motor from supply to prevent damage due to overheating of the motor, ठीक है। अब क्या होता है कि the motor operates for the values of the slip between s equal to 0 and s equal to sm, where sm is the value of slip corresponding to the maximum torque, ठीक है। जो हमारा मोटर का ऑपरेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में इस वीडियो में बोला था कि एक होता है कि स्टेबल रीजन, एक होता है
एक होता है अनस्टेबल रीजन, ठीक है। तो स्टेबल जो रीजन होता है वो होता है S इक्वल टू 0 से लेके S इक्वल टू SM तक, यानी इस रीजन जो है ये हमारा रीजन है, यहाँ पे हम अपना मोटर का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। जब भी कोई भी मोटर प्रैक्टिकल कंडीशन में जब चल रही होगी तो हम इस रीजन में इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और ये है इसका अनस्टेबल रीजन, यानी जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी लोड की कैपेसिटी कम कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कि the motor operates at the value of the slip between S equal to 0 to SM, where SM is the value of slip corresponding to maximum torque. For a typical induction motor, the pull-out torque is 2 to 3 times the rated full load torque. The starting torque is about 1.5 times the rated full load torque. इसमें pull-out torque क्या है? 2-3 times of the rated full load torque, ठीक है। तो जो भी ऐसे हम मोटर या जनरेटर कुछ भी चलाते हैं, ठीक है, तो उनका जो रेटेड टॉर्क जो होता है वो अराउंड यहाँ पे या फिर किसी के यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो लो स्लिप रीजन में काम करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका जो मोटर का जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ही रहे। तो हम या तो इसको यहाँ पे ऑपरेट करवाएंगे या फिर यहाँ ऑपरेट करवाएंगे या फिर यहाँ ऑपरेट करवाएंगे, इस रीजन में हम ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा रेटेड टॉर्क हो जाता है, ठीक है। तो जो पुल आउट टॉर्क यानी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 2 से 3 गुना ज्यादा होता है रेटेड टॉर्क से, ठीक है। यही इस लाइन में कह रहा है वो, ठीक है। अब क्या हुआ कि द स्टार्टिंग टॉर्क इज अबाउट 1.5 टाइम्स द रेटेड फुल लोड टॉर्क। और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, कभी कभी किसी मोटर में क्या होता है कि हमें स्टार्टर का भी यूज करना होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो उसको इनिशियली 1.5 टाइम्स द रेटेड टॉर्क हमें चाहिए होता है उसको स्टार्ट करने के लिए। यानी जो ग्राफ जो बनेगा उसका वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो y एक्सिस की लाइन यहाँ पर आएगी और ये जो पार्ट होगा ये पार्ट ये जो है हमारा ये स्टार्टिंग टॉर्क होगा और वो रेटेड टॉर्क से 1.5 गुना या फिर 2 गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये होता है कि हर अलग अलग मोटर या फिर जनरेटर केस में अलग अलग इसमें स्टार्टिंग टॉर्क लगता है, ठीक है। और जैसे कि द कर्व शोन बिलो द शोज द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो जैसे कि हमने आप यहाँ पे इस ग्राफ को भी पढ़ लिया कि ये स्टेबल रीजन है, ये अनस्टेबल रीजन है, ये लो स्लिप रीजन है, ये हाई स्लिप रीजन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि ये रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, फिर इसमें क्या हो रहा है कि इसका ये कर्व थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि जो रेड वाली जो लाइन है, रेड वाला जो कर्व है, ये है, इसमें कौन सा रेजिस्टेंस है? R21, यानी R2 मतलब क्या हुआ? रोटर का रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। जब हमने कुछ वैल्यू ली जो कि सबसे लीस्ट वैल्यू थी, मान चलिए हमने कि रोटर में हमने 2 ओम लिया, यहाँ पे 4 ओम लिया, यहाँ पे 6 ओम लिया, यहाँ पे 8 ओम लिया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पे देखिए जब हमने 2 ओम लिया था रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो स्टेबल रीजन कितना था यहाँ पे, ठीक है। स्टेबल रीजन यहाँ पे कितना था? बस यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ रेड का रीजन, ठीक है। लेकिन जब हमने वो ले लिया मतलब थर्ड रेजिस्टेंस लिया, मान चलिए उसका ओमिक वैल्यू होगा 8 ओम या 10 ओम, तो उसका स्टेबल रीजन देखिए कितना बढ़ गया, उसका स्टेबल रीजन यहाँ तक चला गया, ठीक है। यानी इस पूरे रीजन में वो मशीन काम करेगी, ठीक है। तो इसमें यही था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें हमें करना है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी कन्वर्टर। अब जैसा कि आप नाम ही समझ रहे हैं कि डीसी से डीसी कन्वर्टर, ठीक है, मतलब कोई डीसी वैल्यू हम देंगे और उससे फिर डीसी में ही आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर क्या है, वो है एसी टू एसी है, वो मतलब आपने उसमें एसी सप्लाई दिया, आउटपुट भी क्या है, एसी आया, ठीक है। तो हम इसका देखते हैं कि डीसी कन्वर्टर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डीसी चॉपर विच कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली, ठीक है। इस डीसी कन्वर्टर का ही नाम है चॉपर, ठीक है। चॉपर इसको बोलते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं वैसे ये डीसी के लिए हम इसको बोलते हैं चॉपर, विच कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली, ठीक है। मान चलिए कि आपने दिया वोल्टेज 5 वोल्ट की बैटरी कहीं लगा दिया, आपने इनपुट साइड दे दिया। अब आउटपुट चाहते हैं कि नहीं वो 5 वोल्ट भी रहे, कभी 10 वोल्ट भी रहे, कभी 20 वोल्ट भी रहे, हमारा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम डीसी चॉपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम कभी कभी स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब द डीसी कन्वर्टर और चॉपर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन फिगर, ठीक है। तो अब इसका एक सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया गया है कि आपने डीसी इनपुट दी, डीसी, ठीक है,
एक चॉपर का सर्किट आया हमारे पास, ठीक है, और आउटपुट में क्या मिला हमें, फिर से डीसी मिला, ठीक है। और ये डीसी को हम एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आप टाइम t इक्वल टू 1 पे भी सेम वैल्यू रहेगी, t इक्वल टू इन्फिनिटी भी सेम वैल्यू रहेगी, उसी तरीके से आउटपुट में भी सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब आते हैं, अ चॉपर मे बी थॉट एज अ डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी ट्रांसफार्मर सिंस दे बिहेव इन एन आइडियल मैनर, ठीक है। एज चॉपर इन्वॉल्व्स वन स्टेज कन्वर्जन, these are more efficient and they are used in trolley cars, marine, hoist, etc. ठीक है, तो चॉपर जो है वो एक डीसी इक्विवेलेंट है एसी ट्रांसफार्मर का। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ऐसे एसी जो ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, जो घरों में लगा होता है, जो कि कभी किसी स्टेबलाइजर में लगा होता है, वो क्या करता है कि एसी वैल्यू को, साइनसॉइडल को, इनपुट को आउटपुट में भी साइनसॉइडल देता है। उसी टाइप से क्या है, चॉपर हमारा क्या करेगा, डीसी वैल्यू लेगा और डीसी वैल्यू ही आउटपुट देगा, ठीक है। और इसमें भी बस एक ही स्टेज कन्वर्जन है, ये भी नहीं कि आपने डीसी को एसी किया, फिर एसी को फिर डीसी किया, ऐसा नहीं है। डीसी में बस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये काफी एफिशिएंट है। काफी एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस, रोटेटिंग डिवाइस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि स्टेशनरी रहता है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे। तो जिस सारी सर्किट्स या फिर जिस टाइप मशीन्स में जो भी अगर सर्किट जो आपका है वो उसमें कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट्स नहीं है, तो उसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी आती है, 99%, 98% ऐसी एफिशिएंसी आती है उनकी, ठीक है। अब है, चॉपर सिस्टम ऑफर स्मूथ कंट्रोल एंड हाई एफिशिएंसी, फास्ट रिस्पांस एंड रीजनरेशन, ठीक है। चॉपर सिस्टम जो हमारा, चॉपर सिस्टम क्या है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये क्या हमें ऑफर करता है, स्मूथ कंट्रोल, यानी आप आराम से कंट्रोल स्विचिंग को कंट्रोल करके उससे आप वैल्यू आउटपुट में चेंज कर सकते हो। यानी आपने बस 5 वोल्ट दिया, लेकिन आउटपुट में आप 3 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसे ले सकते हो। और उसका जो कंट्रोल होता है वो भी काफी स्पेसिफिक होता है और काफी सेंसिटिव उसका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर पाए, ठीक है। देखो, इसमें क्या हुआ कि हमने डीसी टू डीसी कन्वर्टर जब हमने किया, तो उसमें हम यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, ठीक है। यानी उसमें क्या करते हैं, हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है यूज्ड फॉर चॉपर सर्किट कैन बी फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, जीटीओ, आईजीबीटी। तो हम जो ये कर रहे हैं ना, मतलब हम इनपुट से 5 वोल्ट दे रहे हैं और आउटपुट में 10 वोल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, ये हम स्विचेस के यूज से हम कर पा रहे हैं। तो स्विच, ये जो थायरिस्टर है, इसे फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर है, ठीक है। ये एक टाइप का स्विच है। पावर बीजेटी, ये सारे एक टाइप के स्विचेस हैं, ठीक है, जो कि एक ट्रांजिस्टर बेस्ड हैं, ठीक है। कोई बीजेटी फैमिली से बिलोंग करता है, बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये मॉसफेट फैमिली से यानी एफईटी फैमिली से बिलोंग करता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है। ये गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है ये, ठीक है। ये है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, आईजीबीटी, ठीक है। अब इनमें से कोई सा भी आपने एक स्विच ले लिया और उसके यूज से हमने आप एक चॉपर बनाया, ठीक है। तो इनका एक रिप्रेजेंटेशन है। थायरिस्टर को ही हम एससीआर बोलते हैं, थायरिस्टर को ही हम एससीआर बोलते हैं। देखो, इसे एससीआर हो गया, ये इसको थायरिस्टर बोलते हैं। ये बीजेटी हो गया, इसको जैसे आपने पढ़ा भी होगा, ये है इसका बेस टर्मिनल, ये है इसका एमिटर टर्मिनल, ये है कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। ये इसमें एनोड है, ये कैथोड है, ये सारा गेट टर्मिनल है। उसी तरीके से G2 है, पी मॉसफेट है, आईजीबीटी है, ठीक है। तो ये सारे का रिप्रेजेंटेशन, ये जो है ना, ये पूरा ये स्विचेस, ये एक टाइप के स्विच ही है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये इसको डिनोट करते हैं, यानी कोई स्विच है जिसमें आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। When the switch is off, no current can flow. When the switch is on, the current flows in the direction of the arrow only, ठीक है। जब अगर स्विच ऑफ है, तो अगर स्विच ऑफ है यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर स्विच ऑन है तो यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये है जीटीओ में क्या होता है कि इसमें भी सेम है कि जब स्विच ऑन है, यानी ये पूरा सर्किट जब ऑन है, एक्टिव स्टेट में है ये, तो यहाँ पे हमारा करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इसमें भी इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, इसमें भी इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ठीक है, इसमें भी इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ठीक है। और अगर हम स्विच को बंद कर दें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी इस सोल्यूशन में हम इसकी और टेक्निकलिटीज में नहीं गए हैं कि ये ऐसे चेंज कैसे, कन्वर्जन कैसे करता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा और इंडक्टर भी यूज करते हैं। इसमें पावर एनर्जी स्टोर करवाते हैं, स्विचिंग ऑन और ऑफ करके, उसके बाद फिर आउटपुट लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको सिलेबस पे ही वो करना है, फोकस करना है, उसके लिए ये बेसिक सा सही है कि आप पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस
आपने हल्का सा ब्रीफ दे दिया कि हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस से यूज करके हम ये बनाते हैं, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डिवाइस इज निगलेक्टेड, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अब ये स्विच है तो स्विच में हल्का सा वोल्टेज ड्रॉप होगा ही, तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम मान चलते हैं कि आइडियल है। तो बेसिकली चॉपर कैन बी यूज्ड टू स्टेप डाउन और स्टेप अप द फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि 5 से 3 या फिर 5 से 10 वोल्टेज करना है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चॉपर कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गए, यानी आपने स्टेप अप भी किया, स्टेप डाउन भी किया, ठीक है। ये काफी डिटेल्स में, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में आपको फायदा करे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, वो है हमारा कि डिटरमाइन द करंट इन द 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट ऑफ फिगर गिवन बाय सुपरपोजिशन, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें 8 ओम वाले रजिस्टर पे सुपरपोजिशन लगा के करंट फाइंड आउट करनी है। यही सेम क्वेश्चन हमने अब पीछे भी किया था, उसमें क्या था 9 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है। और वहां पे हमने सेम मेथड से हमने सुपरपोजिशन लगा के करंट फाइंड आउट किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा पहले भी कि सुपरपोजिशन क्या होता है कि हम एक सोर्स की वजह से पहले रिस्पॉन्स लेते हैं और दूसरे सोर्स को इग्नोर कर देते हैं, फिर दूसरे सोर्स की वजह से रिस्पॉन्स लेते हैं और पहले सोर्स को इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर कैसे करते हैं सोर्स को? अगर करंट सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स है उसको तो अगर करंट सोर्स है तो उसको क्या करेंगे हम? ओपन सर्किट करेंगे, और अगर वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करेंगे हम? शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। तो वैसे हमने किया है इसमें, ठीक है। अब करते हैं क्या है, अब चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस वोल्टेज सोर्स को पहले पकड़ा कि नहीं, हम पहले इससे हम देखेंगे कितना इसमें करंट फ्लो करेगा। तो हम इसको भूलना चाहते हैं, इसको भूलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो करंट सोर्स है उसको क्या करेंगे? ओपन सर्किट से कर देंगे, ठीक है। ओपन सर्किट हमने किया और ये सर्किट रीड्रॉ कर लिया, ठीक है। बाकी हम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हिचएवर value is ours is calculated by considering one independent source at a time and deactivating other source, ठीक है। and the final response will be given by the adding all the individual responses, ठीक है। तो जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज को हम ऐड कर करके उसमें लगाएंगे, ठीक है। The current source has ideally infinite resistance, so it will behave as a open circuit, ठीक है। तो करंट सोर्स में क्या होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से वो ओपन सर्किट बिहेव करता है। वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आइडियली जीरो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सोर्स 1 लिया, यानी 12 वोल्ट को लिया है और 4 एम्पियर को हमने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से सर्किट को रीड्रॉ किया है, ठीक है। रीड्रॉ करने में क्या हुआ? 6 ओम का रेजिस्टेंस आया, 4 ओम का रेजिस्टेंस आया, 8 ओम का रेजिस्टेंस आया, ठीक है। हमने करंट मान ली, चलो इसमें I1 फ्लो कर रही है करंट, ठीक है। अब हम क्या लगाया? KVL लगाया। क्यों KVL लगाया? क्योंकि एक ही लूप है, इसमें कोई नोड्स ज्यादा है नहीं, इसलिए हम KVL लगाएंगे इसमें, ठीक है। इसलिए हमने KVL लगाया। तो करंट क्या होगा? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या है हमारा? 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम। तो 6 ओम, 4 ओम प्लस 8 ओम होगा। यहाँ पे फिर से थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा 12/18, लेकिन कैलकुलेशन सही है। 6 + 4 10 + 8 18, यानी 12/18, ठीक है। करंट आ गया हमारा, करंट कितना आ गया? इसको 2/3 एम्पियर। अब हमने फिर से क्या किया? सेकेंड सोर्स को कंसिडर किया, यानी 4 एम्पियर को हमने कंसिडर किया और 12 वोल्ट्स को हम भूल गए, ठीक है। 12 वोल्ट को कैसे भूलेंगे हम? शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। अब 4 एम्पियर का हमने यहाँ पे करंट सोर्स लगाया। अब क्या होगा? करंट डिवाइड होगा, ठीक। अब हम जैसे जाते हैं इस पे, देखिए जब हमने इसको सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लिया, ठीक है। सर्किट को फिर से रीड्रॉ किया, हमने देखा कि 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक ब्रांच में 6 ओम है, एक ब्रांच में 4 ओम है, ठीक है, एक में 8, इसी ब्रांच में 8 ओम भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें, अब पिछले वाले केस में क्या था कि यहाँ भी रेजिस्टेंस सेम था और यहाँ भी रेजिस्टेंस सेम था, तो हमने क्या किया था? आपस में दोनों करंट को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या लगेगा? करंट डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल, यानी जैसे बोलते हैं उसको कि पैरेलल करंट डिवीजन रूल, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। जैसे हमारे पास एक करंट सोर्स है, यहाँ पे मान चलिए 4 एम्पियर है, यहाँ पे क्या है? 6 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक तो हमारा 8 ओम है और एक हमारा 4 ओम है, यानी 12 ओम है, यानी 6 ओम यहाँ पे और 12 ओम यहाँ पर, ठीक है। अब करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, तो हम करंट डिवीजन रूल में क्या होता है?
कि अगर हमें I1 यानी इस ब्रांच में करंट निकालना है तो फिर क्या करेंगे, हम इसका रेजिस्टेंस लेंगे R2 लेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो वैसे ही हमने किया है, I1 क्या होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट कितना है हमारे पास 4 एम्पियर, और R1 कितना है हमारे पास, R1 है हमारा 6 ओम, और R2 कितना है हमारे पास 8 प्लस 4 ओम यानी 12 ओम है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, मान चलिए कि द करंट थ्रू द R2 क्या होगा, करंट जो हमारा R2 में क्या होगा वो हो जाएगा हमारा R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। वैसे हमने निकाला है, I1 निकाल लीजिए आप, I2 निकाल लीजिए, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है 8 ओम में, यानी हम I2 निकालेंगे, फोकस करेंगे। एक बात और है कि जैसे कि अभी आपको सुपरपोजिशन निकालना है, तो आप अगर इस ब्रांच में करंट नहीं भी निकालेंगे फिर भी चलेगा, आपको बस इस ब्रांच में आप करंट निकालिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसलिए हम बस I2 निकालेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमने I2 निकाला 6 अपॉन 6 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो गया 18 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया 4 अपॉन 3 एम्पियर, ठीक है। तो अब नाउ द फाइनल करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर कैन बी गिवन एज I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 हमने क्या फाइंड आउट किया था 2/3 एम्पियर, जैसे देख रहे हैं I1 इक्वल टू 2/3 एम्पियर, और I2 हमने क्या फाइंड आउट किया 4/3 एम्पियर, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड किया, फिर नेट करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे हमारा वो आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और बात, जैसे कि आपको कभी कभी, इसे ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, ठीक है। मान चलिए इस करंट डिवीजन रूल पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 4 एम्पियर करंट था, हमारा सोर्स था, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही थी 6 ओम और यहाँ पे 12 ओम, ठीक है। यानी यहाँ 6 ओम, यहाँ 12 ओम, यानी इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:2 का रेशियो हो गया, यानी करंट भी ऐसे ही 2:1 में फ्लो करेगी। देखिए जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम फ्लो होगी, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम फ्लो करेगी, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा फ्लो करेगी। यानी अगर 1:2 का रेशियो में है तो करंट का जो रेशियो होगा फ्लो होने का वो 2:1 होगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे 3 ओम यानी अगर यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट सोर्स होता तो यहाँ पर कितना फ्लो होता 2 एम्पियर यहाँ फ्लो होता और 1 एम्पियर यहाँ होता, यानी 2:1 में होता, ठीक है। ये एक थंब रूल है इस टाइप का, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म ऑफ द फिगर, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है। ट्रायंगुलर वेव है, उसका मैक्सिमम क्या है हमारा पीक 20 एम्पियर है, ठीक है। इसमें क्या है करंट, और ये सबसे पहले वाई एक्सिस आप वो करिए, आइडेंटिफाई करिए कि वाई एक्सिस में हमारा क्या है करंट है, एक्स एक्सिस में हमारा क्या है टाइम है, इसमें है सेकेंड्स में है, ठीक है। अब ये जो हम देख रहे हैं वो क्या सिमेट्रिकल लग रहा है, हमें लग रहा है कि चलो ट्रायंगुलर वेव है वो आपस में रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले जो थॉट आएगा ना, हम सोचेंगे नहीं ये जो टाइम पीरियड है ना वो है इसका 2 सेकेंड, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बताइए क्यों है, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, मान चलिए कि आप इसको टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट फिर टाइम पीरियड क्या मतलब वही चीज सेम रिपीट हो अगले पार्ट में, ठीक है। ये यानी ये और ये पार्ट सेम होना चाहिए लेकिन अलग है, यानी इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 4 सेकेंड होगा, यानी ये वाला जो पार्ट है 4 सेकेंड ये आपस में रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको यही सेम पार्ट अगर रिपीट करवाएं तो ये और ये पार्ट एकदम सेम लग रहा है, यानी इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 4 सेकेंड। तो सबसे पहले आप किसी भी वेवफॉर्म को देखें तो सबसे पहले उसका पीक वैल्यू देखिए, उसका कर्व का टाइप देखिए और उसका टाइम पीरियड देखिए कि क्या सा टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो कर्व देखें सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 to टाइम पीरियड, जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है, जैसे कि यहाँ करंट दे रखा है तो उसका स्क्वायर इंटू dt और इन सबका रूट अंडर, ठीक है, स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, ठीक है। Here after every 4 seconds signal repeats, therefore t equal to 4 seconds, ठीक है। अब we can write the it as a function of time as, ठीक है। अब जैसे कि हमने पिछले भी एक और क्वेश्चन किया था, उसमें भी वेवफॉर्म था, उसमें हमने क्या किया था, फिर उसका हम अलग अलग टाइम पीरियड पे गए थे, उसका हमने लाइन की इक्वेशन निकाली, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व किया गया था।
वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। ग्राफ को फिर से गौर से देखिए, ठीक है। इसमें ये जो चीज है ना वो स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया, लेकिन ये जो चीज है ना वो ऐसा कुछ बन रहा है। वहां पर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से गया और यहाँ से तक है, मतलब ये 2 तक है। ये एक ट्राइंगल बनेगा जिसका ये जो पार्ट है वो पूरा स्ट्रेट है, यानी ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब इसका फिर हमने इक्वेशन लिखा, ठीक है। इक्वेशन कहाँ लिखा? 0 से लेके 2 सेकेंड तक, ठीक है। 2 सेकेंड तक क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन आ रही है, पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्मूला होता है? y = mx + c। तो यहाँ c क्या है? 0, क्योंकि ये t = 0 से शुरू हुई है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? y = mt, ठीक है। अब हमें स्लोप फाइंड करना होगा। स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? y2 - y1 / x2 - x1। y2 क्या है इसका? 20 एम्पियर। y1 क्या है इसका? 0 है, ठीक है। x2 क्या है? 2 है। और x1 क्या है? 0 एम्पियर, सॉरी 0 सेकेंड्स है, ठीक है। तो हमने वही सेम चीज किया है, तो m क्या आ गया हमारा? 10 आ गया, ठीक है। अब करंट क्या होगी वैल्यू? अगर जब 0 से लेके 2 सेकेंड में क्या करंट फॉलो कर रहा है? IT = 10t, ठीक है। इक्वल टू, और 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू है ही नहीं। 2 से लेके 4 सेकेंड तक कुछ वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। तुम्हारा टाइम पीरियड हमने क्या इसको आइडेंटिफाई किया? टाइम पीरियड क्या है? 4 सेकेंड, ठीक है। इसलिए 1/t, 0 से लेके t तक, यानी 0 से लेके t तक यानी 4 सेकेंड तक। फंक्शन क्या है? IT का स्क्वायर dt और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम फिर इसको स्प्लिट कर देंगे 0 से लेके 2 सेकेंड तक, 2 से लेके 4 सेकेंड तक, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम स्प्लिट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हम पूरा जो पार्ट है उसको हम एक बार में नहीं इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कर्व चेंज हो रहा है वैसे वैसे उतना पार्ट हम स्प्लिट करते हैं इंटीग्रेशन में। हमने वैसे ही कर दिया, ठीक है। अब जो 0 से लेकर 2 तक जो है उसमें क्या कर्व फॉलो कर रहा है? 10t कर रहा है, तो इसलिए IT का स्क्वायर 10t का स्क्वायर हो जाएगा dt, ठीक है। तो इसका फिर हमने इंटीग्रेशन लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन लेने के बाद आया कि t स्क्वायर क्या हो जाएगा? t³ 3, 0 से लेके 1/2 तक, ठीक है। अब फिर इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 तक है, इसलिए 2³ 3 - 0, ठीक है। तो 25 × 2³ 3 - 0 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमारा RMS वैल्यू क्या आ गया? 25 × 8/3 का स्क्वायर रूट। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 25 × 8 क्या होता है? 200 होता है, /3, और उसका फिर से हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमारा नेट जो RMS आया वो आया हमारा 8.165 एम्पियर। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने शुरुआत में कैसे किया, कैसे हमें स्टेप्स को फॉलो करने हैं हमें आंसर तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमें कर्व को देखना है, उसके पीक वैल्यू को देखना है, y एक्सिस में क्या है, x एक्सिस में क्या है, इसके हमें टाइम पीरियड आइडेंटिफाई करना है। फिर इस कर्व को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है इंटीग्रेशन के लिए, जैसे कि 0 से लेके 2 सेकेंड, 2 से लेके 4 सेकेंड। तो जो 0 से लेके जो 2 सेकेंड है उसमें कर्व का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कर्व क्या है, जैसे इस केस में 10t है, इस केस में 0 है, उसमें हमें इंटीग्रेट करना है और फिर लास्ट में हमें फॉर्मूला के यूज से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करेंगे। अब कोई सा भी वेव फॉर्म आ जाए किसी भी टाइप का, हम ऐसे ही स्टेप से जाएंगे और आंसर आराम से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट, नो लोड प्राइमरी करंट इज 5 एम्पियर, नो लोड पावर फैक्टर इज 0.25, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज 200 एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कि प्राइमरी वोल्टेज हमने दे रहे हैं 230 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और नो लोड प्राइमरी करंट जो है हमारा 5 एम्पियर है। नो लोड मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमने लोड नहीं लगा रखा है, फिर भी वो ट्रांसफॉर्मर 5 एम्पियर कम से कम करंट ले रहा है चार्ज होने के लिए ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और नो लोड पावर फैक्टर कितना है? 0.25, ठीक है। पावर फैक्टर भी मतलब कि हमने जब लोड नहीं लगा रखा है उस समय भी 5 एम्पियर ट्रांसफॉर्मर ले रहा है और उसका पावर फैक्टर जो है cos फाई जो है वो है 0.25, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज 200 एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। प्राइमरी में हमारे टर्न्स कितने हैं? 200, ठीक है। टर्न्स पता ही है कि जितने बार हमने वाइंडिंग कर रखी है प्राइमरी साइड, प्राइमरी लिम्ब पे वर्टिकल, जैसे हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था उसका,
वैसे ही सेम चीज़ है। और हमने जो सप्लाई दे रखी है वो क्या है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन कोर, ठीक है, फ्लक्स यानी फाई। तो उस कोर में, ट्रांसफॉर्मर के कोर में मैक्सिमम कितना फ्लक्स उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, और उस कोर में कितना लॉस हो सकता है, मतलब हम चाहें तो मैक्सिमम कितना लॉस हो पाए उसमें ये पता करना है हमें। और इस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट कितना चाहिए हमें, ठीक है। मतलब कि आप क्या करते हो, ट्रांसफार्मर को आप वोल्टेज सप्लाई देते हो, ठीक है, सप्लाई आप देते हो, उससे क्या होता है कि करंट जनरेट होता है। तो उस ट्रांसफार्मर को मतलब फ्लक्स को लाने के लिए आपको कितना करंट चाहिए, इसलिए बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। अब आते हैं कि आंसर सॉल्यूशंस पे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड कैन बी ड्रॉन एज, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस ट्रांसफार्मर का, ठीक है, एट नो लोड एक सर्किट हमने ड्रॉ किया। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है, सब प्राइमरी वाइंडिंग का क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस है। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है। ये क्या है, ये कोर का पार्ट है, ठीक है, ये कोर का पार्ट है। इसमें आपके पास एक्सएम होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस है इसका कोर का, ठीक है। और आई नॉट को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। अब आते हैं कि ये इसका सर्किट डायग्राम, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ओपन सर्किटेड एट नो लोड कंडीशन में ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। नो लोड यानी अगर यहाँ पे हम इसको लोड लगा देते हैं तो फिर ये ऑन लोड हो जाता है। यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ है, यानी बस ये ट्रांसफार्मर खुला, मतलब उसकी आउटपुट साइड में वो ओपन है वो, ठीक है। तो जो भी हम सप्लाई करेंगे वो करंट कैसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, यानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे ऐसे करके रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये आई नॉट जो है वो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, ठीक है। कोर लॉस कहाँ होगा, कोर लॉस इस पार्ट में होगा, ठीक है। और क्या है हमारे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर, तो इसी कोर में कितना फ्लक्स होगा वो हम फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। अब है क्या कि एज हेयर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर नॉट गिवन, वी कैन निग्लेक्ट देम, सो इक्विवेलेंट सर्किट बिकम्स, ठीक है। तो क्योंकि वाइंडिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर दे भी रखा होता तो वैसे भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की ट्रांसफार्मर में वैल्यू बहुत ही निग्लिजिबल होती है, मतलब 0.002 ओम, 0.02 ओम, और रिएक्टेंस भी काफी कम होता है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन के पर्पस में कभी कभी इसको लेते हैं, कभी कभी नहीं भी लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नो लोड कंडीशन में है तो करंट का बहुत ही कम होगी, यानी लॉसेस भी काफी कम होंगे, इसलिए हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो जब हमने वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को हटा दिया, फिर हमने सर्किट को फिर से रीड्रॉ किया, तो हमारे पास क्या आया कि वीएस हमने सप्लाई दिया, एक आई नॉट करंट आएगी, फिर यहाँ कोर लॉस, कोर पार्ट ऑफ करंट बोलेंगे इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग पार्ट ऑफ करंट, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन लिखी, ठीक है। फिर आईसी क्या होगा, वीएस अपॉन आरएम, ठीक है। वीएस क्या है, सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट, 230 वोल्ट है। आरएम क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है किसका, कोर का, ठीक है। ये 0 डिग्री एंगल है इसका, 0 डिग्री। एंगल क्यों 0 है, क्योंकि जब हम सप्लाई देते हैं उसको हम मानते हैं कि वो 0 डिग्री पे है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो भी पूरा रियल पार्ट होता है, तो उसका भी फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंस होता है, तो रिएक्टेंस जे किसको डिनोट करता है, प्लस 90 डिग्री को, ठीक है। तो इसलिए वीएस अपॉन जे एक्सएम इसमें करंट जाएगा, लेकिन जे किसको डिनोट करता है, प्लस 90 डिग्री को, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो हो जाएगा वीएस अपॉन एक्सएम। फिर हमने क्या किया कि आईएम जो होगा वो होगा वीएस अपॉन जे एक्सएम, ठीक है, इक्वल टू वीएस अपॉन एक्सएम। एंगल का कितना आ गया, 90 डिग्री। जे क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, बस इसका मैग्नीट्यूड ही हमने इसको डिनोट किया है, ठीक है। और नो लोड एंगल इज द एंगल बिटवीन आईसी एंड आईओ, ठीक है। तो ये जो नो लोड एंगल होता है वो आई नॉट जो ये पूरा करंट जो आ रहा है इसका और आईसी का के बीच का जो आपके पास जो एंगल निकलेगा उसको हम बोलते हैं नो लोड एंगल, ठीक है। अब हमने इसका फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम मतलब क्या हुआ कि हमने किसी भी वेक्टर्स का डायरेक्शन दे दिया कि उसका एंगल में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो आई एम जो है और ये फाई है, फाई नॉट क्या है, ये है लोड एंगल, ठीक है।
नो लोड एंगल है इसका, ठीक है। अब ये IC है, IM है, I0 है, तो IC और IM के रिजल्टेंट से ही I0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि I0 से ही बना है IC और IM, तो इन दोनों के रिजल्ट से आएगा, रिजल्टेंट से आएगा। अब IM और IC आपस में 90 डिग्री का क्यों फेज डिफरेंस है? क्योंकि IC क्या है? रेजिस्टिव करंट है, यानी प्योर रियल वैल्यू है, यानी इसका एंगल जो है वो 0 है। IM क्या है? इसका एंगल क्या है? -90 डिग्री, ठीक है। माइनस ये क्योंकि +90 से यहाँ +90 डिग्री है, ये ऊपर जाएगा -90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो IM जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है किससे? IC से, इसलिए हमने इसमें 90 डिग्री का ये एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए हमने IM को एक्सेस में शो किया और IC को वाई एक्सेस में शो किया, ठीक है। और इस दोनों का हम जब रिजल्टेंट लेंगे तो I0 निकलेगा। मान चलिए इसका वैल्यू काफी ज्यादा हो गया, IM की वैल्यू अगर यहाँ तक आ गई, मान चलिए कि हम इसको यहाँ से डिनोट करते हैं, यहाँ तक है इसकी वैल्यू, तब I0 थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। शिफ्ट होने से क्या होगा? इसका नो लोड जो एंगल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नो लोड एंगल किसके बीच में होता है? IC और I0 के बीच में, ठीक है। अब क्या है कि इस सवाल पे आते हैं। गिवन दैट द नो लोड पावर फैक्टर इक्वल टू 0.25, इसका पावर फैक्टर कितना है? 0.25, और I0 कितना है? 5 एम्पियर, ठीक है। तो cos phi नॉट कितना हो गया? 0.25, तो phi नॉट कितना हो गया? cos इनवर्स ऑफ 0.25। इसका आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में cos इनवर्स 0.25 डालिएगा तो उससे 75.52 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया कि नो लोड जो एंगल है वो हमारा 75.52 डिग्री है। तो जब नो लोड आपके पास एंगल आ गया तो आपको आसानी से आपको IM भी मिल जाएगा और IC भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कि आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा कि आप किसी भी फैक्टर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कॉस के टर्म्स में और साइन के टर्म्स में, ठीक है। तो वैसे हमने किया है कि जो IM जो है, IM क्या होगा? I0 साइन फाई नॉट होगा, और IC क्या होगा? I0 cos फाई नॉट होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने किया है, जो IM हो जाएगा IM इक्वल टू I0 साई फाई नॉट, ठीक है। अब साइन फाई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे cos फाई नॉट की हम निकाल लिए, इससे हमने एंगल निकाल लिया, उसी तरह साइन फाई नॉट का हम कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे ही हम IC का भी निकाल लेंगे। IC क्या हो जाएगा? I0 cos फाई नॉट, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या गया था? बस मैग्नेटाइजिंग करंट, इसलिए हमने बस IM निकाल के छोड़ दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर, ठीक है। फ्लक्स यानी फाई एम जो मैक्सिमम हम कितना इंड्यूस कर पाए। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बार आपको बताया था कि आपको ये जो वैल्यू है वो हमेशा याद रखनी होगी ERMS की, यानी ट्रांसफार्मर में कितना EMF इंड्यूस होता है, वो होता है 4.44 F फाई एम इंटू N, ठीक है। तो इसमें फाई एम हमें निकालना है, ERMS हमें पता है, 4.44 कांस्टेंट है, F हमें पता है, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी हमें पता है। तो इसमें बस एक ये निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू कितना दे रखा है? 230 वोल्ट। F फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है सप्लाई का? 50 हर्ट्ज। N क्या दे रखा है? 200 टर्न्स दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन में हमने शुरू में ही क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसकी वैल्यू पुट की और फाई एम की वैल्यू निकाली, ERMS अपॉन 4.44 F इंटू N, 230 अपॉन 4.44 इंटू 50 इंटू 200, तो आंसर आ गया हमारा 5.18 मिली वेबर, ठीक है। और जो B की जो वैल्यू, B इसमें बस ये आपको ध्यान देना होगा कि जो यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स में कभी कभी नंबर कट जाते हैं, क्योंकि ये फाई है यानी फ्लक्स है, तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, ये है मिली वेबर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी होती है B, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि कोर लॉस में कितना होगा। अब हमने क्या क्या क्वेश्चन में कर लिया, हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स निकाल लिया, हमने मैग्नेटाइजिंग करंट निकाल लिया, अब बच गया बस कोर लॉस निकालना, ठीक है। कोर लॉस कैसे निकालें? तो कोर लॉस के लिए, अब कोर लॉस का क्या मतलब है? कुछ भी लॉस ही हो रहा होगा, यानी पावर का लॉस हो रहा होगा। पावर का लॉस हो रहा होगा यानी क्या होगा? वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो लॉस कहाँ होगा, ठीक है। अब ये आपके पास सर्किट है, इसमें लॉस कहाँ होगा? ये आपका कोर है, इस कोर को डिनोट करता है ये सर्किट, ठीक है। तो रिएक्टिव जो यानी इंडक्टेंस है वो कभी भी पावर लॉस नहीं करता है वो, या आपने 11th और 12th में दोनों में पढ़ा होगा कि कभी इंडक्टेंस जो है कभी भी पावर का लॉस नहीं करता है। हमेशा कौन करेगा? रेसिस्टिव पार्ट ऑफ एलिमेंट ही लॉस करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरे जो कोर में जो लॉस होगा वो होगा इस रेजिस्टर के कारण ही लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टर में
वोल्टेज इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज है और इसके अक्रॉस जितना, और इसमें जो करंट जा रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा जो कोर में हो रहा है। वैसे ही हमने किया, कोर लॉस कैन बी गिवन एज पीसी इक्वल टू वी नॉट इंटू आई सी। लेकिन आई सी क्या गिवन बाय क्या होता है, आई नॉट कॉस पाई। आई नॉट कॉस पाई कहाँ से आया, यहाँ से आया कि जो आई सी है वो क्या है, आई नॉट इंटू कॉस पाई। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, फिल किया हमने, वी नॉट इंटू आई नॉट कॉस पाई। वी नॉट की वैल्यू क्या दे रखी, 230। आई नॉट की वैल्यू क्या दे रखी, 5। कॉस पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.25। तो पीसी हमारा क्या आ गया, इसको हमने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, पीसी हमारा क्या आ गया, 287.5 वॉट्स। और हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो हम पहले से निकाल रखे हैं, आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन 5 नॉट, तो 5 इंटू साइन 75.52 डिग्री। तो हमारा आई एम क्या आ गया, 4.84 एम्पियर्स। तो हमने मैग्नेटाइजिंग करंट निकाल लिया, कोर लॉस निकाल लिया और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर। ठीक है, अब एक बार फिर से एक बार इसको रिविजिट करते हैं इस सवाल को। ठीक है, रिविजिट करते हैं। इसमें हमें कोर लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट और मैक्सिमम फ्लक्स ये कैसे निकल गया, बस हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट से ही पूरा काम हो गया। ठीक है, तो हमें ये सर्किट हमेशा याद रखना होगा कि जब भी इस टाइप का सवाल आए, कोर लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट, इस टाइप से रिलेटेड, तो हमें ये सर्किट बनाना है और उससे हमें वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.